पाठक का मनोनयन किया गया है। मध्यस्थ दर्शन सहअस्तित्ववाद शोधपीठ का प्रस्ताव श्रद्धेय बाबा ए नागराज की पुत्री डॉक्टर शारदा शर्मा की ओर से विश्वविद्यालय को प्रेषित किया गया था, जिस पर विचार विमर्श करने के बाद विश्वविद्यालय की कार्य परिषद ने उसकी सहमति दी और शासी निकाय ने उसको पीठ को स्थापित करने की अनुमति प्रदान की। और इस पीठ का उद्देश्य ये रखा गया कि इस पीठ के माध्यम से मध्यस्थ दर्शन सहअस्तित्ववाद के जो अध्येता हैं उनके व्याख्यानों को आयोजित किया जाएगा, कुछ तुलनात्मक अध्ययन होगा और आगे जाके कुछ सर्टिफिकेट कोर्स का संचालन भी, डिप्लोमा पाठ्यक्रमों का संचालन भी मध्यस्थ दर्शन पर किया जाना प्रस्तावित है। इसके अलावा शोधपीठ जो है कुछ दर्शन के मुद्दों को लेकर वेबिनार और सेमिनार का आयोजन भी करेगा और शीघ्र ही शिक्षा के मानकीकरण पर एक पुस्तक का प्रकाशन भी शोधपीठ के माध्यम से किया जाना प्रस्तावित है। शोधपीठ की स्थापना के बाद से ही ये चौथा व्याख्यान का आयोजन किया गया है। इससे पूर्व सबसे पहला विशेष व्याख्यान अंजलि अवधिया का किया था, उसके बाद भारत भूषण त्यागी का और तीसरा विशेष व्याख्यान साधन भट्टाचार्य जी का था। आज चौथा व्याख्यान है, विशेष व्याख्यान है, जो मॉडर्न एजुकेशन है उसमें वैल्यू एजुकेशन थ्रू इनोवेटिव मेथड, इस पर अपना व्याख्यान प्रस्तुत करने वाले हैं। अशोक ठाकुर जी का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। वे मूलतः एक्स आर्मी सर्विसमैन हैं और उन्होंने 2002 में मुनि इंटरनेशनल स्कूल की स्थापना की थी और लगातार उन्होंने परिश्रम करते हुए इस स्कूल को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पर स्थापित करने का काम किया है। डॉक्टर अशोक ठाकुर को विभिन्न शैक्षिक जगत की और अकादमिक संस्थाओं के द्वारा अनेक मंचों पर सम्मानित किया गया है। उनके खाते में अनेक अंतर्राष्ट्रीय सम्मान और बहुत से राष्ट्रीय सम्मान हैं। उनके द्वारा जो विद्यालय की स्थापना की गई, उस विद्यालय को भी अकादमिक संस्थाओं के द्वारा भारत के सर्वश्रेष्ठ विद्यालय के रूप में भी पहचान दी गई और स्कूल को और उसके कंट्रीब्यूशन को पहचाना गया। इनके विद्यालय की बहुत सारी खासियत हैं और उसमें से एक खासियत ये है कि बच्चों को 6 भाषाओं की शिक्षा साथ में दी जाती है और इस विद्यालय में मध्यस्थ दर्शन सहअस्तित्ववाद का जो सार भाग है उसको भी विद्यार्थियों तक पहुंचाने का एक लर्निंग की या टीचिंग की एक मेथड का विकास डॉक्टर अशोक ठाकुर ने किया है। मुझे लगता है कि उनके कंट्रीब्यूशन को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय की शोधपीठ ने उनसे अनुरोध किया कि वे अपने इस प्रयोग के बारे में हम सभी को अवगत कराएंगे। मैं डॉक्टर अशोक ठाकुर के बारे में
और बहुत सारी बातें रखना चाहता हूं, लेकिन समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए अभी मैं सुनीता पाठक जी से अनुरोध कर रहा हूं कि आज के विशेष व्याख्यान के पर वे अपना प्रस्तावना वक्तव्य प्रस्तुत करें, और इसके बाद फिर हम डॉक्टर अशोक ठाकुर जी को आमंत्रित करेंगे उनका वक्तव्य सुनने के लिए। डॉक्टर सुनीता पाठक, मानद आचार्य, मध्यस्थ दर्शन, सहस्त्रपाद सूतपीठ। नमस्कार आप सभी को। परम श्रद्धेय मेरे परम गुरु श्रद्धेय ए नागराज जी, जो दर्शन परंपराओं के महान दार्शनिक और ऋषि परंपराओं में परम ऋषि के रूप में हमने उन्हें पाया, और मध्य दर्शन सहअस्तित्ववाद के प्रस्ताव के रूप में मानव जाति में सर्व शुभ की कामना का जो आदिकालीन प्रयास मानव में रहा है, उसको उन्होंने सफल संस्कृति सभ्यता विधि व्यवस्था में कैसे फलीभूत होगा, उसका पूरा प्रस्ताव मध्य दर्शन सहअस्तित्ववाद के माध्यम से रखा है। तो परम वंदनीय माता जी को प्रणाम करते हुए मैं आज की सभा में जो भी इस आभासी पटल पर उपस्थित हैं उन सभी को मेरा अभिवादन। आज के प्रस्तावना वक्तव्य में मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि भौतिकवादी और आदर्शवादी विचारों के जो प्रयोग मानव जाति ने किए, उन प्रयोगों से मानव जाति अपनी मूल्यमयता को या अपनी मानवीयता को प्रमाणित नहीं कर पाई। ये वर्तमान तक समीक्षित हो चुका है। अस्तित्व में हर इकाई अपनी मौलिकता के साथ भागीदार है, और मानव को छोड़कर इस अस्तित्व में कोई भी अव्यवस्था का कारक नहीं है। यह भी हम लोग आज तक समीक्षित कर चुके हैं। और हर इकाई अपनी मौलिकता के साथ पूरक विधि से व्यवस्था में भागीदारी करता है, और मानव जो कि स्वयं इन सभी का अध्ययन करता है, तो ऐसा क्यों नहीं कर पाया, ये हम सबके लिए विचार का विषय है। तो अभी वर्तमान तक जो शिक्षा व्यवस्थाएं हैं, जो मैकाले एजुकेशन या आदर्शवादी शिक्षा रही है, उनके माध्यम से मनुष्य जो है व्यवस्था को नहीं पहचान पाया, शासन को पहचान पाया है। इसलिए मानव का जो मूल्य है उसको पहचाने जाने की आवश्यकता है, कि जिसके पहचानने से मानव अपने मानवीयता पूर्ण आचरण में प्रस्तुत हो करके अपने आप को इस व्यवस्था की एक इकाई के रूप में प्रमाणित कर सके। अभी तक हम लोगों ने कुछ सूचनाओं, जो अस्पष्ट कल्पनाएं मानव के अंदर हैं, न्याय को लेकर, सत्य को लेकर, व्यवस्था को लेकर के, उन सब के प्रयासों में मानव जाति ने ये जो वर्तमान शिक्षा पद्धति खड़ी है, उसमें सूचनाएं तो हमारे तक आ गई, लेकिन वो हमारी मानसिकताओं में कोई परिमार्जन नहीं कर पाई। इसलिए हम सभी को इस पर विचार करने की आवश्यकता है कि ये कैसे सफल हो और मानव जाति मानव के रूप में जी सके। हर इकाई अपने मूल्य के साथ है ही, और मूल्य विहीन कोई शिक्षा होती है, ये तो एक बार हम सबको सोचने के लिए मजबूर करती ही है। और शिक्षा उसी को कहते हैं जो शिक्षा मानव के अंदर शिष्टताओं का या शिष्टतापूर्ण दृष्टि का उदय करती हो, उसको शिक्षा बोलते हैं। वर्तमान में हम जिस प्रकार के बच्चे हमारे इस शिक्षा से निकल रहे हैं, हम सबके लिए वो चिंता का विषय है ही। हम सब विचार कर ही रहे हैं कि शिक्षा ऐसी हो जो बच्चे का सर्वांगीण विकास कर सके। तो सवाल ये है कि सर्वांगीण विकास के मायने क्या होंगे, उसका क्या आधार होगा जिसको हम सर्वांगीण विकास मानेंगे। तो एक ये भी विचार का बहुत बड़ा मुद्दा है, जो मैं सोचती हूँ कि आज अशोक भाई अपने वक्तव्य में उसको रखेंगे। और शिक्षा व्यवस्था के सभी आयामों को किस प्रकार से एड्रेस करती है, और एक मानव संतान को व्यवस्था में भागीदारी के योग्य कैसे बनाती है ना, जो परिवार से लेकर के व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतरराष्ट्र तक अपनी भागीदारी को सुनिश्चित कर पाए, जिससे कि मानव के अंदर समाधानित विचार हो। समस्या का विचार अभी मानव के अंदर ज्यादा है, उसको तो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, हम सब उससे गुजर ही रहे हैं। तो समस्या से मुक्त समाधानित विचार क्या हो, उस पर भी हम सबको इस वक्तव्य के माध्यम से और मध्य दर्शन के माध्यम से समझने को मिला है कि समाधान का अर्थ होता है जिससे समस्या ही ना उत्पन्न होती हो।
ये समाधानित विचार जो है कैसे हमारी संस्कृति, सभ्यता और विधि व्यवस्था में लोक व्यापीकरण होगा, इसके लिए जो एक बहुत महत् प्रयास देश भर में चल रहे हैं, उन प्रयासों में एक प्रयास हमारे अशोक भाई ने भी किया है। इसी क्रम में आज वो मध्य दर्शन सहस्तित्ववाद शोध पीठ में हम सबके सम्मुख उपस्थित हैं। तो मैं सोचती हूँ कि अशोक भाई जो हैं इन सभी मुद्दों को अपने वक्तव्य में रखेंगे और उनका बहुत-बहुत स्वागत। नमस्कार। भाई अशोक ठाकुर जी को मैं आमंत्रित कर रहा हूं। भाई अशोक ठाकुर जी, तो मैं आपको ये बता रहा था कि मुनि इंटरनेशनल स्कूल की स्थापना श्री अशोक ठाकुर जी ने की और इस स्कूल को चेंज मेकर स्कूल रिकॉग्निशन बाय अशोक फाउंडेशन यूएसए, अशोका फाउंडेशन यूएसए की ओर से इसको चेंज मेकर स्कूल के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया। मुनि इंटरनेशनल स्कूल इज only one in India with which Japan has partnered, जिसने जापान सरकार ने जिसके साथ पार्टनरशिप स्थापित की, और इसकी जो मेथोडोलॉजी है वो हाईली एप्रिसिएटेड बाय द यूनेस्को। अमेरिकन लीडरशिप अवार्ड भी जो है इस स्कूल को प्राप्त हुआ है। इंडियाज नंबर 1 स्कूल एट सिटी, स्टेट एंड कंट्री लेवल, announced and awarded by the Education World magazine for 3 consecutive years in 2015, 16 and 17. India's number 2 school for the year 2018 and number 1 school of Delhi and number 1 for NCR award by Education World magazine. Ambassador and National Excellence Award by NIER. Excellence Education Award by the Eureka Global EGA, recognized by the various education board and organization for excellence education using Muni model. भाई अशोक ठाकुर जी, मुझे लग रहा है शायद नेट का प्रॉब्लम हो गया है। फोन लगाइए। वो आ गए हैं पापा, जस्ट 1 मिनट। ओके। उन्हें बहुत बड़े बड़े लोगों के द्वारा एप्रिसिएशन भी मिला है, जिसमें बाबा रामदेव हैं, आनंद कुमार हैं, गोविंदाचार्य जी हैं, डॉक्टर विजय भाटकर जी हैं, योगेंद्र नारायण जी हैं, राम बहादुर राय हैं। इन सभी लोगों ने इस स्कूल की तारीफ की है, प्रशंसा की है। मुझे भी व्यक्तिगत रूप से इस विद्यालय को विजिट करने का अवसर प्राप्त हुआ था और मुझे विद्यार्थियों के साथ चर्चा करने का अवसर भी मिला था और मैंने इनके द्वारा अपनाई गई जो विधि है उसको समझने का प्रयास किया था। मैं डॉक्टर अशोक ठाकुर जी को आमंत्रित कर रहा हूं अपना वक्तव्य प्रस्तुत करने के लिए। भाई अशोक ठाकुर जी। जी नमस्कार साथियों, क्योंकि ये दिल्ली है और यहाँ भी वैसा ही संकट है इंटरनेट का, तो हरिहर सभी साथियों को और इस धरती को स्वर्ग बनाने का प्रयास करने वाले सभी सहयोगियों को। बहुत जल्दी नेट पे कनेक्शन हम लोग लैपटॉप पे होने वाले हैं, तब तक ले हो गया। प्लीज अलाउ करें मेरे को जरा जल्दी से। यस, आप बोलिए। हाँ जी। तो
सर वो हो क्या रहा है, मोबाइल पे भी हूँ और लैपटॉप पे भी हूँ, लैपटॉप पे बार हो जाए तो फिर हाँ हो गया। जी जी जी। ज्वाइन हो गया है, मैं आपको को होस्ट बना हो गया देती हो हूँ। गया। Recording in progress. इसको कर। Inculcation of values in modern education through innovative method. Dr. Ashok Thakur. Yes, doctor, you may continue now. Unmute your mic and then. हाँ, असल में मैं ये सोचा करता था, या मैं पूरे अगर वर्ड को अगर लार्जर ऑर्डर में देखूं तो पूरा वर्ड ये सिविक कल्चर और ह्यूमन डेवलपमेंट क्यों भूला? क्योंकि भारत वो स्रोत था, और भारत वो वसुदेव कुटुंबकम और सा विद्या या विमुक्तये के अर्थ को, क्योंकि वो कवर हो गया, और इस कवर होने के कारण स्किल तो बढ़ा, स्किल से सुविधाओं का कार्य तो बढ़ा, परंतु सा विद्या या विमुक्तये पीछे रह गया। अब मैं देखता हूं कि हमें 3 टाइप ऑफ स्कूल्स थे। पहला फर्स्ट थॉट ऑफ स्कूल जो था वो गुरुकुल थे, जहां इंट्रोस्पेक्शन था, क्रिटिकल एनालिसिस था, सिस्टमेटिकल थिंकिंग थी। वो भारतीय व्यवस्था के लिए बहुत बेहतर काम कर रहे थे। उसके बाद सेकंड स्कूल ऑफ थॉट आया, जहां पर स्किल से हमें संतोष, शांति, आनंद और इस तरह की चीजों को पाने का प्रयास किया गया। 300 से 500 साल इन्हीं कामों में आदमी ने इसको और बेहतर और सबसे बेहतर करके सुख, शांति, संतोष, आनंद और ये सब पाने का प्रयास किया। नतीजा क्या निकला? भ्रमित व्यक्ति से ग्लोबल वार्मिंग, भ्रमित व्यक्ति से ग्लोबल वार्मिंग तक पहुंच गया आदमी। जय बेटा, मेरी फोटो नहीं आ रही। आपकी फोटो आ रही है वैसे, आपका विजुअल भी आ रहा है और स्लाइड भी चल रही है। सर हाँ, वो मेरे को लिख रही थी मैंने। हाँ, आपका स्लाइड तो भी है, क्या आपका हुई? विजुअल भी है। पहले 2 स्कूल ऑफ थॉट जो थे, वो उनके बाद थर्ड स्कूल ऑफ थॉट और हुआ। हाँ, ज्यादातर टीचिंग और लर्निंग पे जोर था, समझ का उतना प्रयास नहीं था। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल नहीं था। डॉक्टर साहब, आपकी आवाज कट कट के आ रही है। था। आपकी आवाज कट कट के आ रही है, मुझे लगता है कि नेटवर्क का प्रॉब्लम है। तो यदि आप मोबाइल से ही देंगे तो मुझे लगता है शायद नेटवर्क का प्रॉब्लम नहीं होगा। बड़ा कर जी, तो स्क्रीन गैप। अशोक भाई, यदि मोबाइल से आप देंगे तो शायद मुझे लगता है कि नेटवर्क का प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है।
लैपटॉप की स्थान पर लैपटॉप में आप अपनी स्लाइड देखते रहिए और आप अपने वक्तव्य को जारी रख सकते हैं। तो तीसरा स्कूल ऑफ थॉट था कि समझ से दोनों का प्रयास। उसमें हमने किसी को, इसको हमने डिप्राइव नहीं किया या किसी को अलग नहीं किया। इस समझ से दोनों को पाने के प्रयास में व्यक्ति से परिवार, परिवार से समाज, समाज से राष्ट्र, राष्ट्र से अंतरराष्ट्र, और ये सभी चीजें समयानुकूल और युगानुकूल होने की तैयारी करी। जो इंट्रोस्पेक्शन था, क्रिटिकल एनालिसिस था, सिस्टमेटिकल थिंकिंग थी, या जो स्किल थी, इनमें से थोड़ा किसी को नहीं। ये तीसरा स्कूल ऑफ थॉट है। स्क्रीन नहीं चल रही है। स्क्रीन नहीं चल रही बेटा मेरे यहाँ पर। जी, अब हम लोगों ने क्या करा कि इन सब, क्योंकि सवाल मेरे थे तो आंसर कौन देगा। मैं बहुत कृतज्ञ हूं बाबा नागराज जी का कि जिनके दर्शन से, जिनकी व्याख्या से, जिनकी क्लैरिटी से, मेरी समझ से इस चीज को मैं पा पाया कि जिसमें मैंने ये सोचा कि अगर सवाल मेरा है तो आंसर भी मुझे ही ढूंढना है। तो मैंने कहा कि किताबों में उसका आंसर नहीं है, अभी ज्ञात अज्ञात स्रोतों में डायरेक्शन है। तो क्या किया जाए? तो मैंने एक स्कूल एस्टेब्लिश किया 2002 में। इसका नाम रखा मुनि इंटरनेशनल स्कूल। मुनि मेरी मदर का नाम है और मैं तो खुशकिस्मत हूं कि ऐसा लगता है साधु मुनि वाला, मगर मुनि मेरी मदर का नाम है। ये स्कूल जो डिजाइन किया वो एक्सपेरिमेंटल कम एग्जाम्पलरी स्कूल के वे में किया। मतलब एक्सपेरिमेंटल क्या कि जो व्यवस्था के अंदर लर्निंग गैप हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, लर्निंग गैप है, इनोवेशन करे जाएं और बच्चे एग्जाम्पल के रूप में खड़े हो। इस सोच करके मैंने स्कूल को एस्टेब्लिश किया सन 2002। और स्कूल का पर्पस क्या था? स्कूल का पर्पस था जहां पर डिस्कशन हो, करेक्शन हो, अंडरस्टैंडिंग हो और सेलिब्रेशन हो। मतलब सीखता तो बच्चा बाहर ही है, जहां पर डिस्कशन हो स्कूल के अंदर, करेक्शन हो, फिर अंडरस्टैंडिंग हो। लर्निंग नहीं हो, अंडरस्टैंडिंग। क्योंकि लर्निंग का जॉब स्कूल, जो फर्स्ट स्कूल ऑफ थॉट था और सेकंड स्कूल ऑफ थॉट में काफी बेहतरी आई। तो मैंने कहा भी अंडरस्टैंडिंग हो और फिर सेलिब्रेशन हो। क्योंकि स्कूल वो जगह है जहां पर उतनी एज के सैकड़ों बच्चे मिलते हैं और अपनों द्वारा सम्मानित होता हुआ हर बच्चा बड़ा खुश होता है। तो इस तरह करके स्कूल का डिजाइन बनाया गया। फिलॉसफी क्या थी कि एवरी ह्यूमन बीइंग इज बोर्न विद यूनिक टैलेंट। इस संसार में कोई भी आदमी, जैसे कि अभी दीदी ने बताया था कि एक भी आदमी किसी बिना काबिलियत के यहाँ नहीं आया हुआ है। हर आदमी अपनी बेस्ट काबिलियत के साथ में अपने समाधान के लिए आया हुआ है। तो कोई आदमी कमजोर है ही नहीं। ये फिलॉसफी हमने रखी स्कूल की। अब बोले ये काबिलियत तो ठीक है, परंतु करना क्या है? तो सिटीजन बने विद ऑर्डर ऑफ भारतीय दर्शन और ह्यूमन यूनिवर्सल ऑर्डर। आपके राइट साइड की स्क्रीन में दिख रहा है कि कैसा इंसान बने। जी सर, अगर आप चाहते हैं तो आप अपने जी हाँ, हो गया मेरा। आप अपने मोबाइल से ज्वाइन कर सकते हैं वीडियो एंड ऑडियो, और आप अपने दूसरे लैपटॉप से स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। अच्छा,
पेपर देखो बेटा। तो हमने एक इंसान कैसा हो, तो स्कूल का लोगो रखा गया बाहर गेट पर है कि डेमोक्रेटिक स्कूल। डेमोक्रेटिक स्कूल किसको बोले? क्या 4951 डेमोक्रेसी है? नहीं, स्वयं के तंत्र में होना ही एक डेमोक्रेसी है। तो ए डेमोक्रेटिक स्कूल ऑफ द ब्रेव न्यू वर्ल्ड। आज का वर्ड बड़ा ब्रेव है, ज्ञान किसी की बपोती नहीं है। वेयर फॉर इम्पॉसिबल वी एक्ट इमीडिएटली बट मिरेकल्स टेक टाइम। ये इस थीम के साथ में एक स्कूल को तैयार किया गया। अब इंसान कैसा हो? ग्लोबल सिटीजन विद यूनिवर्सल ऑर्डर, उसका हेड हो। मतलब इंटेलेक्चुअल स्ट्रॉन्ग किसको बोलूं? जो ग्लोबल सिटीजन विद यूनिवर्सल, मतलब कोएग्जिस्टेंस, पर्सनालिटी डेवलप्ड हो, कोई डोगमा कैरी ना करे। गला कैसा हो? मेलोडियस हो, इटर्नली प्योर के अर्थ में। दाहिना हाथ कैसा हो? सोशली स्ट्रॉन्ग, मतलब अगेंस्ट ऑल ऑड्स ऑफ सोसाइटी। और लेफ्ट हैंड कैसा हो? फिजिकल स्ट्रॉन्ग। फिर बॉडी कैसी हो? स्पिरिचुअल और इमोशनल स्ट्रॉन्ग हो, अदरवाइज ये आतंकवादियों के अड्डे बन जाएंगे। दाहिना पैर कैसा हो? पॉजिटिव एटीट्यूड, जो थिंक और अंडरस्टैंड करके बने चले। और राइट बिहेवियर। मुझे बहुत से मेरे विदेशी दोस्त मुझे बोलते हैं यू पीपल आर नाटो पीपल। आई सेड नाटो आर द कंट्री, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट द नाटो? बोले यू इंडियंस आर मोस्टली नाटो पीपल्स। I said, what is the meaning of NATO? No action, talk only. So when I heard this, बड़ा दिल को लगता था कि हम नाटो, क्योंकि हम बातें बड़ी अच्छी करते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत बढ़िया बताते हैं और बड़े अच्छी तरीके से समझाते हैं, बिहेवियर में नहीं होते। तो ये चीजें देख करके मैंने इसको ऐसा इंसान बनाने का प्रयास मुनि इंटरनेशनल स्कूल में चल रहा है। अब होता क्या है, हमने इस काम के लिए सबसे पहले क्या करा, एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिवीजन स्टाइल। पूरे वर्ल्ड में R&D स्टेशन हर चीज में है, इंफ्रा में, कम्युनिकेशन में, फूड में, आर्म्स में, हर जगह आदमी है, वहां नहीं। विद्या में बड़ी सुंदर बात बोली कि मानव का अध्ययन नहीं हुआ, बाकी सभी चीजों का हुआ। मैं नहीं कहता कि ये 100% कॉन्स्पिरेसी रही होगी, क्या पता समझ ना हो। तो मानव का अध्ययन नहीं हुआ, मानव में R&D नहीं हुई, बाकी सब में हुई। तो मैंने सबसे पहले एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर अपने स्कूल में बनाया, क्योंकि मैंने आपसे कहा था ये एक्सपेरिमेंटल कम एग्जाम्पलरी स्कूल है। तो सबसे पहले मैंने एक R&D स्टेशन बनाया अपने स्कूल में, और उसमें क्या करा कि वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्या करे, क्योंकि हर बच्चा अलग है, हर बच्चा एक अलग संस्कार के साथ है, अलग परिस्थिति में है, तो उसमें वो किस तरह करे, इसके लिए उसके पेरेंट्स, उसकी परिस्थिति, उसकी एबिलिटी, इसके लिए जितने ज्ञात अज्ञात भारतीय विदेशी स्रोत हैं, उनसे इनहेरेंट पोटेंशियल डिस्कवरी सिस्टम, मतलब बच्चे क्या पोटेंशियल है, उस स्टडी करने के लिए मैंने हर तरीका इस्तेमाल किया, जिसमें एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, DMIT, साइकोमेट्रिक्स, फैमिली हिस्ट्री, ग्राफोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, और इन सबको फैमिली हिस्ट्री में टेस्ट किया, जिससे बच्चे का इनहेरेंट पोटेंशियल जांच कर सके। इस पर मैंने काम किया, और काम को कैसे बांटा कि 50% जो काम हो वो एकेडमिक्स पर हो, समझ के लिए, 30% वैल्यूज पर और 20% वाई वैल्यूज पर। इस पर मैंने इस R&D को स्टेशन किया। उसके बाद आपके सामने स्क्रीन है कि R&D डिवीजन करता क्या है। R&D डिवीजन बच्चों के साथ में वर्तमान समाज में घटने वाली घटनाओं पर नजर रखता है। एक बड़ा बोर्ड बना जिसमें हजारों न्यूज़ों को, क्योंकि हम ह्यूमन बिहेवियर क्या है पूरे वर्ल्ड में, इसको स्टडी करते हैं। अचीवमेंट तो आदमी की नियति है, हम लोग उसको ये देखते हैं कि ह्यूमन बिहेवियर पूरे वर्ल्ड का कैसे है, क्योंकि होल वर्ल्ड इज ए फैमिली। तो आज नहीं तो कल यदि अफ्रीका में कुछ हो रहा है, उसको हिंदुस्तान में होना ही है, या किसी संसार के और भाग में होना ही है। इस बातों को हमने पूरी तरीके से स्टडी करा, और ये काम हम 2006 से कर रहे हैं। उसके लिए हमने डिफरेंट कॉलम बना रखे हैं, और पेरेंट्स, समाज के बेहतरीन लोग, कुछ साइकेट्रिक्स, इस तरह करके लोगों को जोड़ करके उस रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काम करते हैं।
क्योंकि जब हर बच्चा अलग है, हर बच्चे की परिस्थिति, एबिलिटी और सब अलग को आप यूनिफॉर्म कैसे कर सकते हो? करना है तो नीचे से करें, ऊपर से कम ना करें। अब एक स्कूल के सामने चैलेंजेस, एक्चुअली हम ये देखते हैं कि एक स्कूल में स्टेक होल्डर 4 हैं, सोसाइटी, पेरेंट्स, गवर्नमेंट और स्कूल। मगर इन सबकी ड्राइव फोर्स अलग अलग है, उन सबकी प्रोसेस अलग अलग है। वो 4 नहीं है, 4 के पीछे कई लोग हैं। अगर पेरेंट्स को देखें तो उसकी एक्सपेक्टेशन है, फ्यूचर के बारे में समझना चाहता है, जो सोसाइटी के अचीवमेंट है वो उसका ड्राइव फोर्स है। अब प्रोसेस है कि वो बच्चों का मालिक है, नेचुरल मालिक वही है। अगर मैं गवर्नमेंट को देखता हूं तो गवर्नमेंट का अपना स्टैंडर्ड है नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर, और प्रोसेस क्या, वो पॉलिसी बनाती है। इसीलिए स्कूल या तो पॉलिसी मैटर्स पे चलते हैं, पॉलिसी सेंट्रिक होते हैं, टीचर सेंट्रिक होते हैं, पेरेंट सिचुएशन सेंट्रिक होते हैं। इन चारों के कारण रिजल्ट में अक्सर गैप रहा, रिजल्ट 100% नहीं पहुंचा, हमने आया नहीं। क्यों? क्योंकि ये सभी चीजें बच्चे के लिए है, बच्चे से नहीं है। एक बड़ा गैप था कि बच्चे के लिए है, बच्चे से नहीं है। उसमें चाहे स्कूल हो, चाहे सोसाइटी हो, बच्चे में ये चारों स्टेक होल्डर अपनी अपनी ड्राइव फोर्स और प्रोसेस से काम करते हैं। अब बच्चा है क्या? असल में अभी तक ले हमने बच्चे को माना था कि प्लेन स्लेट है, ये कच्ची मट्टी है, हम जैसे करते हैं, हम जैसे ढाल दे। बिल्कुल ठीक बात है, एनवायरमेंट का फर्क आता है, परंतु बच्चा अपने संस्कार लेके आता है, बच्चे के पास अपनी स्वीकृति है। संस्कार है क्या? संस्कार अपनी एक्सेप्टेंस है, जिसको वो अपने वर्तमान समाज में एक्सपीरियंस करने की कोशिश करता है, और इससे जो निकल के आता है वो उसका अनुभव बन जाता है। ये बच्चे के अपने संस्कार हैं। तो आपके सामने है, ये स्क्रीन पढ़ने का मेरा जॉब नहीं है, क्योंकि स्क्रीन सभी को दिख रही है कि चाइल्ड सेंट्रिक लर्निंग मतलब बच्चा क्या है तो ऊपर बताया है। और चाइल्ड सेंट्रिक लर्निंग का मतलब ये नहीं है कि चाइल्ड इज द रीजन ऑफ ऑल थिंकिंग्स, ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि एवरी चाइल्ड बोर्न विद पॉसिबिलिटी एंड वांट कंप्लीटनेस, बट थ्रू हिज स्पेक्टिज्म, फिलॉसफी एंड एंगल्स। ये हम लोगों ने कुछ इस पर करने का प्रयोग किया। इसके बाद अब लर्निंग एज की अपनी अपनी एक स्टेटस है कि अगर वो 2.5 साल का बच्चा है या 2.5 से 4 का है, 4 से 13 का है, तो अनुकरण अनुसरण कब तक करेगा, आज्ञा पालन, स्वानुशासन, प्रमाण, विवेक, अनुभव, ये उसकी लाइफ में एक डिजाइन है कि जब तक ले लॉजिक एंटर नहीं होगा तब तक ले वो प्रमाण के बारे में बात नहीं करेगा। उसके बाद वो प्रमाण मांगेगा, वो अपने अनुभव को इंप्लीमेंट करेगा। हम लोगों ने क्या करा अपने इनोवेशन में, छोटी उम्र में ही उसके सब कॉन्शियस माइंड में, क्योंकि अभी तक ले क्या एजुकेशन में था कि स्किल बहुत अच्छी आ गई थी, बच्चा छोटी क्लास से ही बहुत बढ़िया ABCD बोलने लग गया, पोएम बोलने लग गया, ये बोलने लग गया, बच्चा एक बहुत बढ़िया। हमने कहा नहीं, हमने उसके सब कॉन्शियस माइंड में अभी से, क्योंकि तर्क नहीं था, हैबिट्स, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड में कुछ चीजों पर, इसके लिए हमने ग्रोथ हैबिट और रीजनिंग और लॉजिक को इस्तेमाल किया। आप सरप्राइज होंगे, मैंने रीजनिंग और लॉजिक की किताब डॉक्टर RS अग्रवाल की, जो नेशनल लेवल के एग्जाम के लिए लगती है, उसको KG UKG में इस्तेमाल किया, ताकि उसके ब्रेन पैटर्न का एक डिजाइन बन जाए, उसके ब्रेन पैटर्न के अंदर वाई का आंसर ढूंढने की एक आदत बन जाए। और ग्रोथ हैबिट, क्योंकि उसमें लॉजिक नहीं है, तो ग्रोथ हैबिट पे काम करना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको ग्रोथ हैबिट के बारे में बताऊंगा। अब ग्रोथ हैबिट थी क्या कि मैं ही जिम्मेदार हूं, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी सिचुएशन, फॉर एनी बिहेवियर, क्योंकि मैं ही जिम्मेदार हूं और हर प्रॉब्लम मेरी ही एबिलिटी और टैलेंट का, हिडन पोटेंशियल की एक टेस्ट है। दुनिया में कोई नेगेटिविटी नहीं है। ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता, संकल्प और संयम, ये 6 मैंने ग्रोथ हैबिट डाली। KG UKG और पहली तक हम लोगों ने पढ़ाई में लिखने पर कम, समझने पर काफी काम किया। और यकीन मानिए, मेरे को छोटी सी घटना कह के आगे बढ़ता हूं। एक बच्चे को चोट लग गई, छोटा बच्चा था UKG का, ये मैंने
खुद अपनी आंखों से देखा, रिकॉर्ड में भी होगा। उस बच्चे को खेलते हुए चोट लग गई, टीचर ने तुरंत, उसका ब्लड निकल गया, टीचर ने तुरंत उसको पट्टी वट्टी करी, कपड़े को साफ किया, मगर निशान रह गए। 1 बजे जब बच्चे के पेरेंट्स लेने आए, उन्होंने, माँ ने जब अपने बच्चे को चोट लगे देखा तो बहुत क्रोधित हुई और वो काफी चिल्लाने लगी, परंतु बच्चा बोला, नहीं मम्मी, मैं ही जिम्मेदार हूँ इस हरकत के लिए, इस चोट के लिए। माँ कहती, आप जिम्मेदार नहीं है बेटा, स्कूल जिम्मेदार है। बच्चा बोला, नहीं माँ, मैं जिम्मेदार हूँ। वो गेट पर हम दोनों माँ बेटे के, यूकेजी का बच्चा और एक माँ में बहस देख रहे थे। माँ ने पूछा, तुम जिम्मेदार कैसे हुए? उसने बोला, मम्मी, बच्चे खेल रहे थे और वो दौड़ रहे थे और मैं उससे हटा नहीं। एक बच्चा दौड़ते हुए उनसे भिड़ गया और मेरा सिर सीढ़ी पे लग गया। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी भागीदारी नहीं है या मैं जिम्मेदार नहीं हूं, परंतु मैंने बच्चे को दुनिया को ब्लेम गेम खेलने के बजाय इस बात की जिम्मेदारी के लिए तैयार कर दिया। ये ग्रोथ हैबिट में केजी, यूकेजी, नर्सरी में कहानियों से, डेमोन्स्ट्रेशन से, वास्तविकता के परिचय से मैं डालने का प्रयास करता हूं और काफी हद तक इसमें हम सक्सेस है। उसके बाद असल में हो क्या रहा था कि कभी भी जो शिक्षा की जो राष्ट्रीय योजनाएं बनती हैं या जो पॉलिसीज बनती हैं, वो एक टाइम पीरियड के लिए होती है। हम लोग क्या करते हैं कि अभी क्या चाहिए, अभी हमें सब बच्चों को एक स्किल एक्सपर्ट हो जाने चाहिए। पता लगा 50 साल बाद फिर चेंजेस करने पड़ते हैं। जब ये इस तरह की जो पॉलिसी चेंजेस वाली है, इन पॉलिसी से नुकसान क्या होता है कि हर आदमी अपने को इनकम्प्लीट पा रहा होता है। क्यों ना कोई ऐसी पॉलिसी बना दी जाए जो सारी जिंदगी और पूरे विश्व में हर काल और हर समय में एक जैसी रहे। ये जीवन विद्या आदरणीय पूजनीय बाबा नागराज जी के दर्शन से निकली हुई लाइनें हैं कि ज्ञान है क्या, शिक्षा है क्या, जीने के लिए ज्ञान। क्योंकि जिंदा रहने के लिए कोई ज्ञान ज्यादा नहीं चाहिए, किडनी लीवर को मालूम है क्या करना है, और ज्ञान जिससे जीवन उत्सव पूरा जी सके। रोज होली, रोज मंगल, रोज दिवाली हो और आप हैं तो पहले आप हेल्दी होने चाहिए, पहले मानसिक फिर शारीरिक। दूसरा, समृद्धि पूर्वक जीनी चाहिए। तीसरा, संबंधों में भागीदारी। और 3 भूत उतारने हैं, लाभोन्मादी अर्थशास्त्र, कामोन्मादी मनोविज्ञान और भोगोन्मादी समाजशास्त्र। 3 भूत उतारने जो दिखते नहीं है, भूत इसलिए लिखा गया है क्योंकि वो दिखते नहीं है, और ये 3-4 आपको ज्ञान देने हैं। अब बताइए, क्या ये 2021 में ही आप स्वस्थ रहना चाहते हैं? 4021 में नहीं, 5021 में नहीं? क्या इंग्लैंड के लोग ही स्वस्थ रहेंगे, भारत के ही रहेंगे, अफगानिस्तान के नहीं? ये हर जगह, हर काल, हर पीरियड में समानता रहेगी। हाँ, स्किल बदलती रहेगी। तो हमने कहा कि समृद्धि पूर्वक जीने में स्किल समझ बन जाएगी तो स्किल बहुत तंग नहीं करेगी। तो दोस्तों, ये तो है शिक्षित होने का और भूतों को उतारने का। और शिक्षा से जो अपेक्षाएं हैं, ये 7 अपेक्षाएं शिक्षा से हैं जो हर काल हर समय के लिए है। इसके लिए पूरा मुनि स्कूल और पूरा सिस्टम और शिक्षा जगत पूजनीय बाबा नागराज जी के प्रति कृतज्ञ है। अब मानव के लिए करने योग्य कार्य है क्या कि हमने अपने स्कूल में पहला पीरियड जीवन विद्या के डिस्कशन के लिए लगा दिया कि पहला पीरियड जीवन विद्या के सूत्रों के डिस्कशन के लिए काम करें कि क्या डिस्कस करना है, क्या है। हम उस बच्चों को बोलते हैं गलत है, ये बच्चों कहते हैं गलत है, इसको प्रूव करके दिखाओ ये ठीक है। अब शिक्षा में करने को क्या है? स्वयं की पहचान करानी है, संबंधों की पहचान व निर्वाह करो और वर्तमान के अभ्युदय में भागीदारी। असल में जिसको आप शिक्षा भी वर्तमान में 300 साल 500 साल में आप समझे हैं, वो स्किल पार्ट है। जैसे मैंने कहा था कि सेकंड थॉट ऑफ स्कूल जो है, सेकंड स्कूल ऑफ थॉट जो है, वो स्किल है, क्योंकि उस समय उसकी जरूरत रही होगी। उस समय फैक्ट्रियां, लोगों को चीजों की अवेलेबिलिटी नहीं थी, चीज अवेलेबल नहीं थी, तो जरूरत रही होगी। मगर क्योंकि दिन प्रतिक्षण बदल रहा है तो शिक्षा में बदलाव नहीं हुए, चीजें, आवश्यकताएं बदल गई, मगर शिक्षा स्वयं रह गई। अब उस शिक्षा में इस वैल्यूज पे काम करने की दोबारा जरूरत पड़ी है। अब असल में सभी आदमी, हम लोग अक्सर बोलते हैं कि हर आदमी रहता कहाँ है, तो आदमी अपने दिमाग में रहता है दोस्तों। नो मैटर हाउ वेल ऑर्गेनाइज योर
बालकोनीज, गैरेज एंड वरांदा वगैरह हो, ये तो जिंदगी इस तरह तय करती है कि आप कैसे देखते हैं। तो एक आदमी 4 जगह रहता है, अनुभव, विचार, व्यवहार और कार्य। इसको हमने P1, P2, P3, P4 की तरह मार्क किया। मॉडर्न एजुकेशन P3 और P4 पे काम कर रही थी और मुनि इंटरनेशनल स्कूल P2 पे काम करता है, जिससे P2 से P1 स्ट्रांग होता है और P1 की रोशनी में P3 और P4 पे काम होता है। हमने इस तरह किया। तब तक ले जब तक ले अनुभव स्ट्रांग हो, P3 और P4 के लिए नियम और नियंत्रण पर काम किया और बहुत तेजी से सिचुएशन बदली। पहली चीज हमने इनोवेशन में क्या किया, हमने कहा कि असल में होता क्या है कि इनोवेशन का बहुत बड़ा काम ये था कि कंपटीशन से बहुत, मॉडर्न एजुकेशन में कंपटीशन बहुत था। हमने कहा होना चाहिए 24 घंटे होना चाहिए, 24/7 होना चाहिए, 365 डेज होना चाहिए, मगर किसके साथ? दूसरे के साथ नहीं, स्वयं के साथ। तो स्वयं से स्वयं का परिचय करें और सेल्फ कंपटीशन करें। इसी को हमने एक शीशा स्कूल में लगा दिया। हर बच्चों के घर में एक ड्रेसिंग टेबल होता है, उसी पे लिख दिया योर कंपटीटर। समीक्षा और मूल्यांकन के साथ में बच्चों को इस 2 शब्दों का मतलब बताया और बच्चों को कहा जो आज हो वो कल मत रहना और जो कल हो वो परसों मत रहना। इससे ना तो कोई बुली हो, किसी को परेशानी होगी, आप दिन प्रतिदिन निखरते चले जाएंगे। व्यक्तित्व और प्रतिभा का अर्थ, मैंने जब मानव की शिक्षा अपेक्षा को इस बात को समझा तो ये पाया कि बहुत सुंदर तरीके से परिभाषा संहिता में उसकी परिभाषा लिखी हुई थी कि मानवता पूर्ण आचरण पोषण में सहायक आहार, विहार और व्यवहार। और प्रतिभा का अर्थ क्या है? अगर मैं आपको सामान्य भाषा में बोलूं तो ये आपका स्किल है, ये आपकी ईमानदारी और समझदारी है, ये है प्रतिभा। अब व्यक्तित्व और प्रतिभा एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। मैं इस बात को क्यों कह पा रहा हूं? क्योंकि मैंने इसको अपने जीवन में इसको डाल के देखा। व्यक्तित्व में संतुलन नहीं होता तो विरोध होता है खुद से और दूसरों से। उसका नतीजा क्या होता है? उसका नतीजा होता है कि विश्व में ज्यादातर बीमारियां साइकोमेट्रिक्स है। 80% जो डिजीज है वो साइकोमेट्रिक्स है। उनका साइकोमेट्रिक्स में है क्या कि प्रतिभा और व्यक्तित्व का अगर संतुलन नहीं है तो बीमारियों का जन्म होना शुरू हो जाता है। क्योंकि बीमारियों के हम कभी बीज नहीं खाते, जो मेरी अपनी समझ बनी, बीज नहीं खाते या बीमारियों का कोई एक डे नहीं होता। ये शरीर तो बहुत फ्लेक्सिबल है, ये 80% तक खराब होने के बाद भी काम करता था। ये आपके सामने स्क्रीन पे है। अगर प्रतिभा अधिक होगी और व्यक्तित्व कम तो अंदर अंतर विरोध होगा। परिणाम पार्किंसन, डायबिटिक, कैंसर, अल्सर और सो मेनी टाइप ऑफ, क्योंकि प्रतिभा व्यक्त नहीं हो पा रही। दोस्तों मैं इसी बारे में आपको बताना चाहता था कि मेरे अंदर मैंने 42 इनोवेशन करे, मुझे किसी ने कोई नहीं। तो होता क्या था, प्रतिभा तो चाहती थी कि व्यक्त हो, मगर व्यक्तित्व में लोगों की एक्सेप्टेंस नहीं थी। मुझे लगता था मुझे इन लोगों ने बहुत पीड़ित किया, इन लोगों ने ऐसा किया। तो क्या हुआ, मुझे पार्किंसन हुआ। मेरे पुराने साथी मैंने देखा, अवधेश पटेल जी और बहुत से लोग, ये पार्किंसन का रोग मेरा बढ़ता बढ़ता इस तरह हो गया कि मेरी टीम में एक लेडी डॉक्टर हैं, गुजरात टीम में, उन्होंने मुझसे कहा कि सर आपकी तकलीफ बहुत तेजी से बढ़ रही है, मैं दवाई दे रही हूँ, आप इसको फॉलो नहीं कर रहे। मैंने कहा मैं कर रहा हूँ। एक दिन उन्होंने मुझे पूछा, रास्ते में हम पटना से आ रहे थे, चाय का कप मेरा हिल रहा था, मैं सही नहीं पकड़ पा रहा था। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं नहीं चाहती कि मेरी ऑपरेशन टेबल में आप आए, मुझे बहुत तकलीफ होगी, क्योंकि वो न्यूरो सर्जन थी। तो मैंने उनसे कहा ये बताइए कि मेरे को पार्किंसन कहाँ पर है, क्या हाथ में है? बोले नहीं। शरीर में है? बोले नहीं। ब्रेन में है, उन्होंने मुझे कहा। तो ब्रेन में क्या हुआ? उन्होंने मुझे नॉर्मल लैंग्वेज में कहा कि आप ये समझ लीजिए कि कोई केमिकल लोचा हो गया आपके साथ। मेरे को हंसी भी आई। और मॉडर्न मतलब एलोपैथी बहुत अच्छा पैथी है, कि उनकी अपनी समझ पर भी काम हुआ। मैंने उनसे कहा मेरी बहन,
मेरे दिमाग में कोई लोचा नहीं हुआ, कोई चोट नहीं लगी है। असल में मेरी प्रतिभा, मैंने बहुत चीजें डिजाइन कर ली, मेरी पूछ नहीं हो रही। जिस दिन मेरे को इस प्रतिभा को सामाजिक मान्यता मिल जाएगी, मान सम्मान मिल जाएगा, मेरा शरीर कांपना बंद कर देगा और पार्किंसन सॉल्व हो जाएगा। 1 साल पहले क्योंकि मुझे मान्यताएं मिल गई थी, मैं इंग्लैंड की पार्लियामेंट में सम्मानित हुआ, बहुत जगह जगह मान सम्मान मिले। जब वो मान सम्मान मिलने लग गए तो प्रतिभा अपने व्यक्तित्व को समकक्ष होने लगी और मेरा पार्किंसन शांत हो गया। ऐसे ही हाइपर एसिडिटी भी शांत हुई। तो दोस्तों, ये मैंने खुद आजमाया हुआ है, वही आपको बता रहा हूं, क्योंकि मैं कहता हूं कि मैं ज्ञान की बात नहीं करूंगा, क्योंकि ज्ञान तो बहुत है। रसिया में एक लाइब्रेरी है जिसकी किताबें अगर एक के पीछे एक रखी जाए तो वर्ल्ड के 3 चक्कर लग जाएंगे। मैं वही बात करूंगा जो मैंने किया है और उसका परिणाम देखा है। तो मुनि स्कूल इस तरह डिजाइन हुआ। अब सिलेबस के ऊपर बातचीत हो रही थी। सेकंड बोर्ड ये है कि पूरे अगर ब्रह्मांड को देखूं, इसका निर्माण कैसे हुआ होगा। तो एब्सोल्यूट एनर्जी जब अपने इवोल्यूशन, उसने प्राइम पार्टिकल क्वार्क पैदा करे, जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से बाइंड होकर के स्टार और गैलेक्सी बनाया। साइंस बोली फिजिक्स है, अध्यात्म बोलना अन्नमय कोश का संग्रह है। यही मॉलिक्यूल्स, यही गैलेक्सी और स्टार, ये जब आगे इन्होंने कंपाउंड मिक्सचर फॉर्म में काम किया तो केमिकल बना दिया, और उसको साइंस बोली केमिस्ट्री है। तो बोले मनोमय कोश होने का रास्ता है ये। आगे यही केमिस्ट्री बॉटनी, बायोलॉजी, जूलॉजी एंथ्रोपोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी ह्यूमैनिटी में चली गई। यही अन्नमय कोश प्राणमय, प्राणमय मनोमय आनंदमय और विज्ञानमय कोश में चले गए। और ये आदमी सबसे कम होता चला गया। अगर ये 4 अवस्थाओं को देखें तो आदमी जो नॉलेज ऑर्डर है वो सबसे कम है। मैंने पहली 3 अवस्थाएं, जिसमें पदार्थ अवस्था है, प्राण अवस्था है, जीव अवस्था है, उनको उनकी फोटो के साथ दिखाया। और चौथे में मैंने उसको व्हाइट में ब्लैक दिखा दिया, क्योंकि मैंने ये कहा कि एग्जिस्टेंशियल रियलिटी तो है मगर इसका आचरण निश्चित नहीं है। और ये सबसे कम है। 750 करोड़ लोग कोई ज्यादा नहीं है इसके लिए, क्योंकि आदमी से ज्यादा जीव अवस्था हजारों गुना ज्यादा है, उससे काफी ज्यादा प्राण अवस्था है और उससे भी ज्यादा पदार्थ अवस्था है। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे आप कॉन्शियस होंगे, जैसे जैसे नीचे आएंगे आप मटेरियल होंगे। और ये कहता है कि एग्जिस्टेंस इज को एग्जिस्टेंस, गुरु में ही लघु है। तो होल एग्जिस्टेंस द सिलेबस ऑफ होलिस्टिक एजुकेशन टू अंडरस्टैंड द यूटिलिटी एंड कंपैटिबिलिटी। अब है क्या असल में टीचर का पर्पस क्या था? टीचर किसको बोलो? असल में अब तक टीचर क्या था कि एक सिचुएशन को ऑथेंटिकेट करता है, उसको हम टीचर बोलते हैं। मैंने कहा नहीं, अब परिभाषा बदले, मतलब है गुरुजी। गुरुजी का मतलब है फैसिलिटेटर, मोटिवेटर, सुपरवाइजर और पार्टनर इन द पॉसिबिलिटी ऑफ चाइल्ड। टीचर का जॉब कोई टॉपिक्स कवर करना नहीं है, बल्कि एग्जिस्टेंस को अनकवर करना है। रोल ऑफ इन फॉर्म ऑफ एग्जिस्टेंस विद को एग्जिस्टेंस, उसको नियरर टू फार, नॉन टेंजिबल टू अनटेंजिबल करके ले जाना है। और कुछ भी समझाने से पहले सिचुएशन क्रिएट करे, गाइडेड डिस्कवरी का फार्मूला इस्तेमाल करे। मैंने एक गाइडेड डिस्कवरी फार्मूला बनाया, वेयर नॉलेज विल बी डिस्कवर्ड बाय चाइल्ड अंडर गाइडेंस ऑफ टीचर। ये क्या था? ये कोई उंगली से पकड़ के चलाना नहीं था, ये बच्चे को स्टार्ट करना था और एक उस जगत में छोड़ देना था जहां एग्जिस्टेंस को वो खुद समझे। हमने ईसीसी पे काम किया। ईसीसी पर मैं कहता हूं जो फाउंडेशनल ईयर है किसी बच्चे का, वो एक ऐसा समय है जिस समय किसी भी राष्ट्र, परिवार, समाज, समुदाय, इस सब की नियति लिखी जा सकती है। तो हमने उसके साथ लाइफ स्किल में काम किया, उसमें रीजनिंग लॉजिक पे काम किया, ग्रोथ हैबिट पे काम किया, लैंग्वेजेस पे काम किया, भारत बोध पर काम किया। बोलता हूं कि मदर टंग खाली सिखा देने से पूरी भारतीयता या राष्ट्रीयता नहीं आएगी। उसके लिए उसको अपनी देश, अपने कल्चर, सभ्यता चाहिए। तो भारत बोध करा गया। फिजिकल, मेरे देश में समझ के टेस्ट तो बहुत होते हैं मगर फिजिकल टेस्ट नहीं होते।
हमने इस पर काफी काम किया। हर तिमाही में एक फिजिकल टेस्ट आपको पास करना पड़ेगा, क्योंकि ज्ञान, मैंने आपको बताया था कि जब मैंने आदमी की फोटो जब गेट पे है तो उसके लेफ्ट हैंड पे लिखा है कि होना चाहिए, क्योंकि सारे सुख स्वस्थ शरीर से भोगे जा सकते हैं। इस तरह उसको फिजिकल टेस्ट भी रखा गया। अगर शरीर फिट नहीं है तो ज्ञान अधूरा रह जाएगा। इस पर काफी काम किया। फिर हमने ब्रेन के लिए काफी मैपिंग वगैरह ये सब काम करे, साइंस और मैथ को समझाने का प्रयास किया। फिर इन सब चीजों को संबंध व्यवस्था सह अस्तित्व से जोड़ना शुरू किया, क्योंकि बच्चे को रहना है संबंध में, उसको बचपन से ही संबंधों परिभाषाएं, संबंधों को, क्योंकि वो जीता है। वो माँ में जब बड़ा हो जाता है तो माँ में माँ भले ही ना दिखे, परंतु बचपन में माँ में माँ दिखता है उसको। फिर क्या व्यवस्था है, क्या को एग्जिस्टेंस है, इस पर काम किया और बहुत सी ऐसी चीजें होमवर्क में डिजाइन करी जिसके लिए बच्चे को स्कूल और घर दोनों एक हो गए। स्कूल कोई अनजानी जगह नहीं रह गई। सभी लोग, परिवार, समाज, माता पिता, स्कूल और सभी लोग उसको अपने, क्योंकि हर आदमी उसके बेहतर के लिए काम कर रहा था। इस तरह डिजाइन हुआ। संयम का अभ्यास हमने केजी क्लासों से ही शुरू किया और काफी गति गंभीरता से करता है। संबंधों में न्याय सुरक्षा काफी काम शुरू किया, क्योंकि हर चैप्टर को रिलेशन, ऑर्डर और को एग्जिस्टेंस से जोड़ दिया गया। दोस्तों, ज्ञान निर्णय पूर्वक होता है, इसीलिए उसको इस चीज से तैयार करा गया कि घटना से ज्ञान नहीं, निर्णय से ज्ञान। तो घटना से पाया हुआ ज्ञान कभी सार्वभौमिकता व सर्वव्यापकता नहीं पहुंच पाता। इस बात को बच्चे को समझाया गया, डिस्कस किया गया। और क्योंकि एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर था तो हमने 5th ऑनवर्ड हर बच्चे से हमने किताबें हट गई और हर बच्चा लैपटॉप के साथ हो गया। 6 साल पहले ही हो गया था। उसको डिजिटल समयानुकूल और युगानुकूल करना था। इसके लिए काम किया गया। यूकेजी के बच्चों को देख रहे हैं, वो रीजनिंग और लॉजिक की किताबें जो कम से कम 1200-1300 पेज की हैं, डॉक्टर RS अग्रवाल जी की लिखी हुई, बहुत शानदार तरीके से सॉल्व करते हैं। और पढ़ नहीं, मुझे लोगों ने कहा बच्चे पढ़ कैसे पाते हैं, मैंने कहा पढ़ते नहीं है, वो समझते हैं। पढ़ने का काम टीचर का है, क्योंकि बच्चा क्यों का आंसर लेने आया, बच्चा क्या का आंसर लेने नहीं आया, क्या और कैसे, इस क्यों में सम्मिलित थे। हमने इन बच्चों को लैंग्वेज, क्योंकि छोटी एज से शुरू करा, शॉर्ट हैंड और एक्यूप्रेशर का काम शुरू किया। स्वस्थ शरीर को बनाए रखने के लिए एक्यूप्रेशर का काम शुरू किया। और मैं बड़े गर्व से कह सकता हूं कि आज मेरा कोई भी बच्चा कभी इस कारण एब्सेंट नहीं होता कि मैं बीमार था, क्योंकि हमारे बच्चों को नासा और सबके बारे में तो पता था, स्वयं के बारे में नहीं पता था। वो एक्यूप्रेशर से अपने आस पड़ोस में और खुद में अपने हाथ को दबाकर पता कर लेते हैं कि कौन सा अंग उनका स्वस्थ नहीं है और किसको रिपेयर या पोषण या और कार्यों की जरूरत है। ये उसको समझ करके वैसा ही कार्य कर लेते हैं। एक्यूप्रेशर ने बहुत बेहतर काम किया। ये अपने घर के आधा किलोमीटर में इस काम को करते हैं, भला होता है और समाज में भागीदारी भी तय होना शुरू हो जाती है। हमने मुनि मेगा मेमोरी, जिसमें हमारे डॉक्टर अवधेश पटेल जी का बहुत बड़ा हाथ है, उन्होंने इस चीज को हमारे साथ किया, हमारे लिए किया। बच्चों को ये कॉन्फिडेंस को हमने बूस्टअप करने के लिए इस काम को किया और बताया कि लिटरेसी कोई बिग जॉब, इजी जॉब है। इसके लिए मैं डॉक्टर अवधेश पटेल जी का बहुत धन्यवाद रखता हूँ, जिन्होंने इस मुनि स्कूल को इस शस्त्र और अस्त्र से लैस किया। उसके बाद बच्चों को मैथ और साइंस गेम के रूप में कर दिया। हमने वैदिक मैथ बच्चों को, अबैकस, इस तरह की चीजों को, कि आज मैथ से होना था, क्योंकि मैथ जिंदगी का पार्ट है। मैथ एक जिंदगी का पार्ट है। मैथ कोई ऐसा नहीं है, मैथ के बिना कुछ भी नहीं है। God created math first, then he created whole thing and he left on the math and he sleep well. इस तरह करके हमने बच्चों को समझाया कि मैथ इंटरनेशनल लैंग्वेज। बच्चों ने बहुत तेजी से काम किया और मैं कहता हूं अभी कोई वर्ल्ड के लेवल पे कई बार बच्चों का अच्छे नंबर आए। हमने हिंदी की किताब को रिप्लेस कर दिया मानव या दर्शन और परिभाषा संहिता से, क्योंकि मैं अपने स्कूल को पहले ही ई बुक में ले जा चुका था, लैपटॉप में ले जा चुका था
और लैपटॉप में सबसे बड़ा फायदा ये था कि कैमरा था, रिकॉर्डिंग थी, और बच्चों की स्पीड बढ़ गई इस डिजिटलाइजेशन होने से। और मानव विहार के दर्शन की किताब हिंदी में शुरू में बड़ा विरोध सा भी हुआ कि लोगों ने कहा कि ये किताब हिंदी की नहीं है। मैंने कहा हिंदी में लिखी हुई है। बोले हिंदी की किताब चाहिए। तो मैं कहा ये हिंदी है, हिंदी और बहुत ही अच्छी हिंदी है। लोगों को हिंदी समझने से मतलब था, और क्योंकि वो किताब सिलेबस में करने के कारण बच्चों ने बहुत तेजी से काम किया। मैंने उसको 3 हिस्से में बांट दिया और बहुत तेजी से बात आगे बढ़ी। जो बात मैं फर्स्ट पीरियड में समझाता था, वही पढ़ते थे, वही जीते थे, वो वातावरण बनने लग गया। क्योंकि मैं अक्सर कहता हूँ, आम का पेड़ सीजन ना हो तब भी आम का ही पेड़ रहता है, सीजन आने के बाद वो आम देता है। मुश्किल ये है कि आम का सीजन एक बार आएगा, 2 बार आएगा, परंतु आदमी का सीजन रोज आ सकता है। ऐसा करके मैंने बच्चे का सीजन बना दिया, जिससे बच्चे सीखते चले गए। अब हमने एक सिस्टम डिजाइन किया यूपीएलसी, जिसको पुरानी जो भारतीय यूनिवर्सिटियां थी उसको श्रवण, मनन और निध्यासन के रूप में समझती थी, जिससे वो संगीत महत्ता आती थी। आपके सामने स्क्रीन पर तीनों तरह की, फर्स्ट स्कूल ऑफ थॉट, सेकंड स्कूल ऑफ थॉट और थर्ड स्कूल ऑफ थॉट जिस पे हम काम कर रहे हैं, उसकी क्लियरिटी लिखी हुई है कि पहले क्या था, बाद में किस तरह बीच में भी चल रहा है, और मुनि ने उसको कैसे किया, और उसमें क्या उसको संगीत महत्ता जो ज्ञान उसका कॉज बताएं, क्रिटिकल थिंकिंग बताएं, और क्या क्रिएट करके समाज को देंगे ये बताएं। इससे क्या हुआ कि समाज में भागीदारी बढ़ी, समाज में जिम्मेदारी और समझदारी बढ़ी, और बच्चे को अपने होने का महत्व मिलने लग गया। क्योंकि यहाँ पर हर मतलब क्या है, व्यक्त होना, हर बच्चा व्यक्त होना शुरू हो गया। गाइडेड डिस्कवरी, जिस तरह मैंने आपसे कहा था कि वेयर द नॉलेज विल बी डिस्कवर्ड बाय चाइल्ड अंडर गाइडेंस ऑफ टीचर, इसमें हमने फर्स्ट पॉइंट में क्या करा, रूप और गुण जो टीचर का जॉब था वो करा। फिर यूपीएलसी, अंडरस्टैंड, प्रॉब्लम, लर्न एंड कम्युनिकेट, ये स्टूडेंट के हाथ में कर दिया। संबंध व्यवस्था, सह अस्तित्व, एक वन टू ईच अदर कर दिया, क्योंकि जीआरएस फॉर्म में कर दिया। इसी को सब्जेक्टों में ढूंढना, होमवर्क कर दिया, और रिजल्ट के रूप में बीइंग एजुकेटेड आ गया। बच्चा मैं शिक्षित होकर के, जो आपको चारों पॉइंट थे पहले के, कि मैं स्वस्थ हूँ, समृद्धि पूर्वक हूँ, संबंधों में तृप्ति और व्यवस्था में भागीदार के साथ में बच्चा निकल गया। इस तरह इस सिस्टम को डिजाइन किया गया। समय की कमी के कारण मैं थोड़ा स्पीड ले रहा हूँ। फिर हमने सेंटर वर्क पर काम किया, उसको करीब 11-12 साल हो गए। क्योंकि बच्चा जब अलग अलग पढ़ता है तो वो हर एक सब्जेक्ट को अलग से देखता था। हमने इसको समग्रता रूप में दिखाने के लिए उसको एक सेंटर वर्क डिजाइन किया। मतलब एक एग्जिस्टेंस में ही वो लैंग्वेज ढूंढता है, मैथ ढूंढता है, साइंस ढूंढता है, उसका रोल प्ले ढूंढता है, उसका कंस्ट्रक्शन कैसे हुआ होगा, उसमें उसका रिसर्च कैसा हुआ होगा, वो एक चीज को समझता है। इससे क्या हुआ कि वो एक चीज को 5 एंगल से देखता है तो कोई कमी नहीं रहती, और एग्जिस्टेंस क्योंकि हर जगह पाया जाता है तो संपूर्ण दिवस बन जाता है। हमने इसको ताजमहल में, आप चाहे पेड़ में देखें तो पेड़ में रिसर्च, पेड़ कैसे क्यों आया होगा, इस पेड़ में मैथ और साइंस क्या है, इस पेड़ का पॉलिटिकल इकोनॉमिकल रोल क्या है, इस पेड़ को पहले कैसे बना होगा, इस पेड़ में भाषा क्या क्या है। इससे क्या हुआ कि बच्चे पूरी एक ही वस्तु को सार्थकता के अर्थ में देखने लगे। अब किताबें सूचना है और अध्ययन मनुष्य के साथ ही होता है। प्रेजेंट दुनिया में बहुत से लोग बड़े बड़े कंप्यूटर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूलों में आ गए कि अब कंप्यूटर पढ़ाएगा, इंटेलिजेंस की ये मशीन पढ़ाएगी, वो पढ़ाएगी। देखिए दोस्तों, टीचर को रिप्लेस किया जा सकता है, गुरुजी को रिप्लेस नहीं किया जा सकता। एक बच्चे को बच्चा चाहिए ही चाहिए। एक समझदार व्यक्ति की साथ लग करके एक बच्चा एक कम समझदार या समझ होने की शीलता के साथ में, उसके प्रयास के साथ में वो बेहतर काम कर पाता है। इसलिए हमने 2 व्यक्तियों को आपस में, क्योंकि अभी हमारे सामने सवाल था कि दोनों ही काबिल नहीं है, परंतु दोनों काबिल होना चाहते हैं, इस तरह 2 बच्चों को आपस में जोड़ दिया और इसको ही हमने जीआरएस नाम दिया, ग्रुप रेसिप्रोकल सिस्टम और ग्रुप रिस्पॉन्सिबिलिटी सिस्टम, जो आपके सामने है। बच्चे सामान्य डेस्कों में एक दूसरे की तरफ मुंह करके बैठते हैं
और ये सेकंड ऑनवर्ड पूरा स्कूल ऐसे बैठता है। हम मैक्सिमम जहां भी ब्रांच चलाते हैं बच्चों को ऐसे ही बैठाते हैं, उपयोगिता और पूरकता के अर्थ में। हम कहते हैं जो सीखे हो उसको सिखा दो, समझे को समझा दो, करे हुए को करवा दो, और नहीं तो बच्चा तो अनुमोदित कर दो, रिकमेंड कर दो। इस तरह बच्चों सामान्य डेस्कों पर ग्रुप बना करके बैग बीच में रख करके बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। अच्छा रहा, 14-15 साल हो गए करते हुए। उन्होंने कहा बच्चे शोर करेंगे, हमने कहा समझने में कोई शोर नहीं होता, जब कोई खाली बैठा हो तभी शोर करता है। और आज तक एक कमरे की आवाज भी दूसरे कमरे तक। इसको लोगों ने पूछा कि भाई ये साइंटिफिक कैसे है, तो एक लर्निंग पिरामिड आपके सामने लगा हुआ है जो ये बताता है कि जब आप लेक्चर देते हैं तो ऑडियो विजुअल 20 और टीच अदर्स में 90% सीख जाते हैं। तो बच्चों को, पेरेंट्स को, वर्तमान व्यवस्था को समझाने के लिए पिरामिड काम आया और लोग बहुत तेजी से कर पाए। और इससे सोशल और क्रिएटिव प्रोजेक्ट बने जो सोशल लाइफ के अपलिफ्टमेंट में काम आने लगे, व्यक्ति की उपयोगिता, किसी की पूरकता के लिए काम आने लगी। और इस तरह बुलिंग खत्म हो गई। अब हमने इसको बिहेवियर में कैसे किया, सोसाइटी में काम करने के लिए, तो हमने 0.5 किलोमीटर का काम रखा बच्चों का कि जो कुछ सीखते हो माता पिता को सिखाओ, अपने साथियों को सिखाओ, अगर नहीं हो पाए जब सब सीख जाए तो अपने पड़ोसियों को सिखाओ, अपने दूर 0.5 किलोमीटर तक घर के चारों तरफ लोगों को सिखाओ। इस तरह लोगों को अवेयर करो, सोशली स्ट्रॉन्ग करो, क्योंकि समाज में कोई बुराई हो तो समाज के लोग खड़े हों। इस तरह बच्चों में करा। उसमें मेरे बहुत सारे प्रोजेक्ट थे, मेरी गली, ग्रीन गली, क्लीन गली, एक्यूप्रेशर से लोगों को वो करो, फॉरेन लैंग्वेज पढ़ाओ। इससे क्या हुआ, समाज में उनकी भागीदारी बढ़ने लग गई, उनको जिम्मेदारी और समझदारी समझ आने लगी, इस बच्चा सामाजिक होने लगा। फिर हमने स्किल करी, एक्यूप्रेशर, आयुर्वेदिक रेमेडीज। पास बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहां बच्चे ने वो ब्रेन अटैक, कुछ ब्रेन स्ट्रोक आता है, बच्चे ने अपने भाई को बचा लिया, 4-5 महीने वो पैरालाइज सा रहा मगर बच गया। ऐसी बहुत सारी घटनाएं मेरे यहाँ पर कंपलसरी बच्चों की ट्रेनिंग, हेल्थ ट्रेनिंग के बाद बच्चों ने शानदार किया। जिस तरह किचन गार्डन है। आज जब बच्चों ने फॉरेन लैंग्वेज सीखी तो आज मेरे स्कूल से जो फॉरेन लैंग्वेज आज हम यूके में सिखा रहे हैं, हम फ्रांस में लोगों को सिखा रहे हैं, अफ्रीका में सिखा रहे हैं बच्चे, स्कूल के बच्चे ही ट्रेन होकर के उसी कार्य के लोगों को सिखा रहे हैं पूरे वर्ल्ड को। खुद ही सोर्स, खुद ही रिसोर्स, बहुत सुंदर काम चल रहा है और तेजी से बढ़ रहा है। स्किल फॉर प्रोस्पेरिटी इन द फैमिली, बच्चों ने ग्रुप बनाया स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स के रूप में। क्योंकि मैं ये कहा करता था, विवेकानंद जी ने बड़ी सुंदर बात कही थी कि पढ़ लिख करके भी अगर नौकर निकलता है तो वो बहुत समझदारी और बहुत ऊंचाई का काम नहीं किया, पढ़ लिख के तो मालिक निकले। भारत अगर सोने की चिड़िया था तो कारण ये था कि सभी आदमी सेल्फ एम्प्लॉयड थे। तो मैंने ज्यादातर काम किया कि बच्चे सेल्फ एंटरप्रेन्योरशिप पे निकले। मेरा खुद का जीवन जब मैं सेना छोड़ के आया था तो मेरा था कि मैं सर्विस नहीं करूंगा, चाहे मुझे सब्जी बेचनी हो, बहुत बेहतर चौक पे सब्जी बेच के धोकर साफ करके रखा करूंगा, ताकि दुनिया में पीढ़ियां गुलाम ना हों। तो मैंने बच्चों से सेल्फ एम्प्लॉयड पे काम किया। मैं एक छोटी सी बात बता के बड़ी खुशी होती है, मेरे 5वीं क्लास के बच्चे ने अपने अधिकारी को अपना कार्ड दिया, गवर्नमेंट स्कूल के अधिकारी बच्चे ने। उस अधिकारी ने कहा, अरे भाई तुम तो बहुत छोटे हो। तो उस बच्चे ने कहा, सर मेरे एम्प्लॉय छोटे नहीं है, वो सर्टिफाइड भी है, 18+ भी है, डोंट वरी। और मालिक की उम्र, हाइट, कास्ट वगैरह के बारे में कोई डिस्क्रिप्शन नहीं लिखा। मुझे अधिकारी ने कहा, आपने क्या सिखा दिया? मैंने कहा, सर अपने सामने पौधों को बड़ा होते देख करके जो मुझे खुशी होती है, जो मैंने सिखाया था यही सिखाया था जो उस बच्चे ने करके दिखाया सब। तो इस तरह हमने एंटरप्रेन्योरशिप पे बहुत काम किया, बच्चों को टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत सारा काम किया, क्योंकि टेक्नोलॉजी एक बहुत जरूरी पार्ट थी। किसी भी चीज को, जो चीज अगर रिपीटेटिव वर्क करना है तो उसको इंसान क्यों करे, उसको मशीनें करें। इसके लिए हमने आज से 6 साल 5 साल पहले ही 5th ऑनवर्ड हर क्लास में ओनली टैब कर दिया था। आज बच्चे क्रिएटिव भी हैं, पीठ का वजन भी कम है, और कर लो दुनिया मुट्ठी में करके। क्योंकि मुझे आज कोई बच्चा अगर पहली में एडमिशन मेरे यहाँ लेता है तो 2021 का बच्चा 2036 में मार्केट में आएगा।
और मुझे नहीं पता टेक्नोलॉजी कहां तक पहुंचेगी। इसके लिए मैंने इस सिस्टम को जितना बेहतर कर सकता था इस पर काम किया। अब 21st सेंचुरी स्किल, मैंने आपसे कहा कि वैल्यूज के साथ में 21st सेंचुरी स्किल पर भी काम किया, जो बहुत सारी है, क्रिटिकल थिंकिंग है, डिजिटल है, कोडिंग है, इमोशनल इंटेलिजेंस है। इन सबको कैसे किया गया, इन सबको मतलब कैसे हमने ग्राउंडेड किया, तो आप हैरान रहेंगे। जैसे हमने क्या करा, पार्लियामेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया। मैंने बोला स्कूल में सोशल स्टडी पढ़ानी नहीं चाहिए, करवानी चाहिए। एमपी कितने होंगे इस बात का कोई कंसर्न नहीं है, एमपी क्या करेंगे इस बात का कंसर्न है। तो स्कूल में पार्लियामेंट बना दी। हर महीने इलेक्शन होता है, इलेक्शन में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने जाते हैं, एमएलए चुने जाते हैं, काउंसलर चुने जाते हैं, और सभी ब्रांचेज में ऐसा होता है, सभी जगह ये चुने जाते हैं। उसी में कुछ बच्चे होम मिनिस्टर बनते हैं, कुछ फाइनेंस मिनिस्टर बनते हैं, कुछ अलग अलग मिनिस्टर बनते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर इस बात को देखता है कि स्कूल का फाइन कहाँ पर है, होम मिनिस्टर स्कूल में होने वाली व्यवस्था देखता है, डिफेंस मिनिस्टर स्कूल की सिक्योरिटी स्टडी करता है, इस तरह हेल्थ मिनिस्टर ये देखता है कि कोई बच्चा एब्सेंट है तो कारण क्या था। बच्चे, क्योंकि मुझे नहीं पता कल कौन सा बच्चा प्राइम मिनिस्टर बन जाए। और इससे क्या हुआ, 21st सेंचुरी स्किल ऑटोमेटिकली आने लगी, टीम वर्क होने लगा, लीडरशिप होने लगा, क्रिटिकल थिंकिंग होने लगी, एम्पैथी होने लगी, इस तरह की बहुत सी चीजें ऑटोमेटिक होने लगी। मैंने क्या करा, मैंने सिर्फ जो चीजें पढ़ानी थी उसको प्रैक्टिकल कर दिया। तो ये पार्लियामेंट करने से ये फायदा हुआ। एम्पैथी के बहुत सुंदर बातें चली, प्रेमचंद जी की कहानी है और वाली कहानी है, हमने होती देखी। फिर उपयोगिता और पूरकता पर जब बच्चे एक दूसरे की हेल्प करते हैं, दूसरे के बनने में, तो बुलिंग खत्म हो जाता है, दूसरे को शेयर करते हैं चीजों को। हमने कहा कि नहीं, पढ़िए मत, करके देखिए। हो सकता है जब कल आप करने जाएं तो सही समझ ना हो, और सही समझ से अगर उपयोगिता और पूरकता नहीं करी जाए तो बहुत अच्छा रिजल्ट देने की जगह कई बार हानिकारक भी हो जाती है। होमवर्क इस तरह का डिजाइन किया गया कि बच्चे स्पोर्ट्स हो, म्यूजिक हो, कुछ भी हो, उसमें एकेडमिक्स ढूंढते थे। बच्चों को मजा आता था स्कूल में आना और स्कूल से जाके होमवर्क करते रहना। हमने कोई मेरी किताब आपकी किताब में लिखा है उसको कॉपी में लिख दो, इस तरह का होमवर्क नहीं कराया। हमने उसको कहा इसको जीवन में ढाल लो, इस तरह का होमवर्क करवाया। इसका दर्शन और स्कूल का दर्शन दो नहीं हो सकते, इसको एक ही होना पड़ेगा। इसी तरह भारत बोध और भारतीयता के पास का काम किया गया। आचरण ही नियम है, आचरण की निरंतरता ही नियंत्रण है, ये हमने जीवन विद्या से उठाया था। और इसको हमने परीक्षा किस चीज की हो, व्यवहार की हो, कार्य की हो, आपको याद है उसका ना हो, उसको कैसे टेस्ट किया जाता है। तो अगर स्वयं की उपयोगिता की जांच करनी है तो ये इतने सारे फार्मूले हमने लगाए। इसमें MIABLE है, प्रोग्रेस चार्ट है, सेल्फ कंपटीशन है, CMS कम्युनिटी मॉनिटरिंग सिस्टम है, क्लास असेसमेंट है, इवोल्यूशन बाय सोसाइटी है। इस तरह से आप स्वयं की उपयोगिता की जांच कर सकते हैं। इन सिस्टमों को डिजाइन किया गया और बहुत सक्सेसफुली चलते हैं। अगर जब एक दूसरे को देखना हो उसके लिए हमने एकाधिक, दशाधिक और पंचाधिक तरीके को इस्तेमाल किया, जहां बच्चे एक दूसरे को इवेल्यूट, एक दूसरे की नंबरिंग करते थे, एक दूसरे को सुझाव देते थे, और साथ साथ भागीदारी के रूप में किसी निश्चित संबंध को प्रगाढ़ करते थे और आगे बढ़ते थे। मैंने 42 इनोवेशन करे, कुछ पेडागोजी के रूप में है, कुछ क्लासरूम सेटअप के रूप में है, कुछ लाइफ स्किल के रूप में है। क्योंकि अक्सर क्या हुआ, मानव का अध्ययन हुआ ही नहीं। मैं अभी आपको छोटी घटना बताता हूं कि मैं पंजाब गया हुआ था, पंजाब गवर्नमेंट के एजुकेशन मिनिस्टर ने मुझे बुलाया था। तो उन्होंने कहा कि आप दिल्ली में कर लेते हो, क्या आप हमारे पंजाब में कर देंगे? तो मैंने कहा हाँ। उन्होंने पूछा कैसा स्कूल चाहिए? तो मैंने कहा अपना वर्स्ट स्कूल दीजिए। उन्होंने मुझे अपना सबसे कमजोर स्कूल, एक मोहाली डिस्ट्रिक्ट में ग्रे स्कूल जिसको उन्होंने बोला, जिसमें 342 बच्चे थे और 2 टीचर थे, वो मुझे दिया। इस स्कूल की हालत बहुत अच्छे नहीं है, इस पे काम करिए। मैं अपनी टीम के साथ पहुंचा। मैं संडे शाम को पहुंचा और मंडे और ट्यूसडे 2 हाफ डे में मैंने पूरा स्कूल ठीक कर दिया। और उसके साथ ही उसके सामने एक स्कूल था जो 6 to 8 था, 150 बच्चे, 52 बच्चे थे, उसको भी 2 हाफ डे में, और इन दोनों को 2 हाफ डे में
गवर्नमेंट ने हमें एक कहा था, हमने 2 कर दिए 2 हाफ डे में। सरकार और व्यवस्था बहुत हैरान थी कि कैसे ऐसे हो सकता है कि बच्चा 6 को पढ़ लेता है, 4th का बच्चा 8, 9, 10th को पढ़ पाया कर रहा है 2 हाफ डे में। मैंने उनसे कहा, बच्चों के स्वाभिमान पे काम किया, बच्चों के नेचुरल टैलेंट पे काम किया, सहज प्रवृत्ति पे काम किया, काम नहीं किया, जिस कारण बच्चों ने अपने आप पे करियर सब्जेक्ट पे काम कर लिया। इस तरह का हमने एग्जाम्पल करके दिखाया। ये 42 मेथड हैं जिनको हमने डिजाइन किया। और कोई लोग मुझसे पूछते हैं कई बार कि सर ये 1 by 1 चलेगी, ये सब इकट्ठी चलती हैं, धीरे धीरे चलती हैं, सब इकट्ठी चलती हैं, कुछ तेज, कुछ स्लो, कुछ बाद, कुछ आज। इसका हमारे को बहुत सारे अवार्ड हुए, बहुत सारी जगह में हम लोगों को यूनेस्को, जापान गवर्नमेंट के सिंगल पार्टनर स्कूल हैं, अमेरिकन लीडरशिप अवार्ड, स्कूल कई सालों से दिल्ली एनसीआर इंडिया बन है, और बहुत सारे ऐसे अवार्ड जो हमारे को उत्साह बढ़ाते हैं, मिलते रहे। और उन सबके लिए धन्यवाद। मैं तो उन लोगों के प्रति भी कृतज्ञ हूँ अपने काम को करने में जब रुक गए तो, क्योंकि मैं वहां से मैंने शुरू किया, नहीं तो मेरे जैसे प्रयोग बहुत लोगों ने किए। अरविंदो, श्री अरविंदो जी ने किए, कृष्णमूर्ति जी ने किए, बहुत सारे प्रयोग हुए, मगर मैंने जो प्रयोग किया वो इस तरह का था जिसको सामान्य आदमी समझ करके अपने स्कूल, अपने चारों तरफ, अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूट में कर सकता है। मैंने वही प्रयोग किए, क्योंकि मैं ये कहता था, मैं राम जी भाई हमारे थे, मैं ये कहता था कि मैं उनके साथ हूं, मैं वो कार्य करता हूं जो सब कर सकते हैं, मैं वो कार्य बिल्कुल नहीं कर सकता जिसको कुछ ही लोग कर सके। तो जो मैंने किया है इसको हर आदमी कर सकता है, ये मुझे यकीन है। और मैंने अपने इस टेस्ट को, क्योंकि डिफरेंट एजेंसी आती है टेस्ट करने के लिए, तो मैंने अपने स्कूल में किया था, तो इसको गवर्नमेंट स्कूल में कहा गया, करवाया गया 3 स्कूलों में, क्योंकि गवर्नमेंट की दिक्कत होती है, उनके पास एनरोलमेंट नहीं आता, उनके पास अटेंडेंस नहीं होती, और फिर क्वालिटी एजुकेशन तो दूर की कौड़ी है। 3 स्कूल दिए गए मुझे नजफगढ़ में, तो नजफगढ़ में, एक दिल्ली के पॉश एरिया में, जिनके स्कूलों में कभी 10 बच्चे 20 बच्चे भी नहीं आए थे, 3 साल के अंदर बिल्डिंग कैपेसिटी के 5 गुना बच्चे थे, अटेंडेंस का रेट 92 to 96% था, और क्वालिटी एजुकेशन क्योंकि तय था कि 3rd पार्टी इवैल्यूएशन होगा, तो क्वालिटी एजुकेशन में हम हर बार से ऊपर होते थे। ये मैंने करके दिखाया। फिर किसी अमेरिकन संस्था ने मुझे कहा कि आप 5 ऐसे स्कूल चला के दिखाएं जहां आप भी नहीं जाएंगे, आपके टीचर भी नहीं जाएंगे। हमने अंबाला में करके दिखाए, उन्होंने भी टॉप ग्रेड हासिल करा। फिर एक और संस्था आई, उसने कहा वहां आप भी नहीं जाएंगे, आपके टीचर भी नहीं जाएंगे, आप बताएंगे भी नहीं, वो यहाँ सीख जाएंगे और करके दिखाएंगे, ट्राइबल में करके दिखाएं। हमने पाल घर में किया, और आप यकीन, आपको बड़ा हैरानी होगी कि उन 12 बच्चों ने 7 दिन की ट्रेनिंग के बाद, 2 बच्चों ने कॉमर्स और आर्ट में डिस्ट्रिक्ट 12वीं में टॉप किया। में कोरोना से पहले वो 30 गवर्नमेंट स्कूल चलाते थे। तो ये सिस्टम कोई मेरा नहीं है, ये सहज है, मॉडर्न एजुकेशन में वैल्यूज इसके साथ है, इस डिजाइन हुआ। दोस्तों, क्योंकि बच्चा सब्जेक्ट के लिए नहीं पैदा हुआ, सब्जेक्ट एग्जिस्टेंस को समझने के लिए पैदा हुआ है। सब्जेक्ट डेस्टिनेशन नहीं है, एग्जिस्टेंस, नेचर बेस्ड एजुकेशन, नेचर डेस्टिनेशन है मेरा। मैंने आपसे कहा था हमने करना क्या है, स्वयं की पहचान, संबंधों की पहचान, और उसके अभ्युदय में भागीदारी, इतना ही तो काम करना था। तो दोस्तों, मुनि मॉडल कोई मेरी, कोई संस्था की या कोई ऑर्गेनाइजेशन की मैनिफेस्टेशन नहीं है, एक्सपेरिमेंट नहीं है, ये तो एकेडमिक मैनिफेस्टेशन है, यूनिवर्स की सिनर्जी और भारतीय आइडियोलॉजी की। दोस्तों, एक लाइटर नोट के साथ कि मैंने शुरुआत कर दी है और मेरी शुरुआत से बदलाव होंगे और आपके जुड़ने से क्रांति होगी, परंतु ये जुड़ने का समय आप तय करेंगे या परिस्थितियां और विपत्तियां, क्योंकि मैं इंतजार कर रहा हूं बदलाव के लिए। आओ मिलकर के इस बदलाव को क्रांति के रूप कर दे। ये संभव है। मैं ये नहीं कह रहा क्या होना चाहिए, मैं ये कह रहा हूं क्या क्या हो सकता है। होना तो बहुत कुछ चाहिए दोस्तों। A copy or clone of Muni Inter School is not the opening of new Muni Inter School, but ये मुनि स्कूल की सार्वभौमिकता और सर्वता करने को ही मैं ये कह रहा हूं
कोई किसी का हम रेप्लिकेट उसकी सार्वभौमिकता करके होगा। थैंक यू, इट इज जस्ट अ बिगिनिंग, ये शुरुआत है। आओ जुड़ जाएं और कुछ बड़े के लिए उस अमर चित्र कथा में अपना नाम लिखवा दें, क्योंकि समय मैंने काफी ले लिया और तेजी से करने की कोशिश करता हूं। कोई क्वेश्चन आंसर हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं तैयार हूं। शकुंतला जी ने हैंड रेस किया है, तो वो अपना माइक अनम्यूट करके प्रश्न पूछ सकते हैं। शकुंतला सचदेवा। शकुंतला सचदेवा, आप यदि प्रश्न पूछना चाहते हैं तो माइक अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। मुझे स्क्रीन पर बहुत ही अपने पुराने साथी दिखाई दे रहे हैं। सुरेश ठाकुर हैं, अवधेश पटेल जी हैं, मंदाकिनी बहन हैं और बहुत से लोग। सभी को नमस्कार, हरिहर सभी को। हरिहर भैया। मैं अब सुनीता बहन से, डॉक्टर सुनीता, हेलो, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, आ रही। अच्छा, ठीक है। तो मैं शोधपीठ की आचार्य, मानद आचार्य सुनीता पाठक जी से अनुरोध करता हूं कि वो डॉक्टर अशोक ठाकुर के वक्तव्य पे अपना कंक्लूडिंग रिमार्क प्रस्तुत करें। नमस्कार सभी को। डॉक्टर ठाकुर, आज मुझे भी सुनने का अवसर मिला। बहुत दिन से उन्हें देखती, परिचय तो लगभग मेरे ख्याल से 10 साल से ऊपर है, लेकिन सुना मैंने आज ही उनको है। और मध्य दर्शन की जो अवधारणाएं हैं, उनके साथ वर्तमान में प्रचलित जो शिक्षा के अभ्यास हैं, जो तकनीकी हैं, जो लर्निंग अधिगम है, उनको उन्होंने आपस में मिक्स करके एक एक्सपेरिमेंटल मॉडल उन्होंने जो दिया है, वो निश्चित रूप से मानव जाति के जो प्रयास है सफलता के, उनमें एक बड़ा भूमिका अदा करेगा। उन्होंने मध्य दर्शन, जैसा कि उन्होंने पहले ही कहा कि मध्य दर्शन के प्रस्ताव के आधार पर ही उनके अंदर इस प्रकार के विजन आए। और साविद्या या विमुक्तये का जो उनका एक, हर मानव के अंदर कोई एक प्यास रहती है, किसी एक तलाश में वो घूमता है। तो मध्य दर्शन के प्रस्ताव से उनको लगा कि एक ये प्रस्ताव ऐसा है कि जिससे ज्ञान के द्वारा विमुक्त हुआ जा सकता है, भ्रम से मुक्त होकर के मानव चेतना में जिया जा सकता है और पूरी मानव परंपरा जागृत हो सकती है। उसके लिए शिक्षा एक माध्यम है। तो शिक्षा जो है वो शिष्टतापूर्ण दृष्टि का उदय करती है, उसी को शिक्षा, मध्य दर्शन में शिक्षा कहा गया है। तो जैसे कि एक बच्चा है, उसके अंदर जो एक नैसर्गिक मानव की क्षमता है, एक मानवीय क्षमता है, उसमें समझने की, करने की और उसको प्रमाणित करने की, तो उसी क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए हमारे भाई अशोक जी ने बहुत सारे कार्य किए। और उन्होंने बच्चों के अंदर जो जिम्मेदारी का भाव लाने का जो एक प्रयोग किया, और उसमें वो सफल हुए, एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है, क्योंकि अभी हम बच्चों को जिम्मेदार नहीं बना पा रहे हैं। और परिवार, समाज, राष्ट्र और अंतर्राष्ट्र में उनकी जो भागीदारी है, उसके प्रति भी हम उनका ध्यान नहीं दिला पा रहे हैं। और बच्चों के विकास में जो परिवार, समाज और इस सब का योगदान है, उस पर भी हमारा बहुत ध्यान नहीं है। बट अभी तक तो नहीं था, लेकिन अभी वर्तमान में जब से ये नया एनईपी आया है, और एनईपी में बड़े विशद रूप से बच्चे के सर्वांगीण विकास में ध्यान दिया गया है। तो बच्चे का सर्वांगीण विकास जो है, वो उसके जो आधार बिंदु है, मध्य दर्शन से ही लिए हैं। जैसा कि भाई अशोक जी ने कहा कि स्वयं में विश्वास हो, क्योंकि हम पूरा मानव जो है ना, मैं मानव हूँ, इस पर ही विश्वास नहीं कर पाता। इसलिए नस्ल, रंग, जाति, भाषा, संप्रदाय की विवशताओं में जीने के लिए वो विवश है। इस विवशता से मुक्ति के लिए बच्चों
उन्होंने जो प्रयोग किए वो निश्चित रूप से आने वाले समय में मानव जाति के लिए काफी उपयोगी सिद्ध होंगे। और उन्होंने बच्चों के आसपास जो घटनाएं घटती हैं, उन घटनाओं के प्रति जो बच्चों का ध्यान आकर्षण कराया, एक बड़ी महत्वपूर्ण काम उन्होंने किया, क्योंकि वर्तमान में विद्यालयों में इस प्रकार के कार्य नहीं हो रहे हैं। इसके साथ बच्चे की समग्र विकास में स्वयं में विश्वास, प्रतिभा का सम्मान, व्यक्तित्व का सम्मान और प्रतिभा व्यक्तित्व का संतुलन, जिसको वो कह रहे हैं व्यवहार में, सामाजिक और व्यवसाय में स्वावलंबी, ये ऐसे की पॉइंट्स हैं जो हर मानव के एक व्यक्तित्व के अंदर होना चाहिए और उसी से उसकी प्रतिभा का विकास होता है। प्रतिभा के रूप में मानव में समझदारी होती है, जिसको कि उन्होंने अपने रिसर्च सेल में उन्होंने बताया कि किस प्रकार से हम रिसर्च सेल के माध्यम से वो कार्य कर रहे हैं। और उन्होंने रिसर्च सेल में परिवार और स्कूल दोनों के वातावरण का अध्ययन किया उन्होंने। इसके साथ ही उन्होंने जो है बच्चों में ग्लोबल सिटीजनशिप और यूनिवर्सल ऑर्डर को दोनों के अभ्यास स्थापित करने का जो प्रयास किया, वो भी बहुत महत्वपूर्ण कार्य उन्होंने किया है। और बच्चों को शारीरिक रूप से सक्षम बनाना, सोशली स्ट्रांग बनाना, पॉजिटिव एटीट्यूड और राइट बिहेवियर और अंडरस्टैंडिंग की ओर ले जाने के लिए जो कार्य उन्होंने किए मध्य दर्शन के प्रकाश में, वो भी काफी सराहनीय है। इसके साथ भविष्य की संभावना और तकनीकी का जो जिक्र उन्होंने अभी किया कि वो कैसे पार्लियामेंट का एक कार्यक्रम बना करके और उसमें बच्चों की एक सजीव भागीदारी कराते हैं, जिससे कि बच्चे उसको केवल पुस्तक से या भाषा के द्वारा ना सीखें, करके सीखें, जिससे कि उनको काफी समझ विकसित होगी। ये भी एक महत्वपूर्ण कार्य उनके द्वारा जो हुआ है, वो काफी सराहनीय है। इसके साथ ही उन्होंने जो शिक्षक को फैसिलिटेटर, सुपरवाइजर और मोटिवेटर के रूप में रखा, और शिक्षक का जो सम्मान अभी नहीं है वर्तमान की शिक्षा व्यवस्था में, उसको भी, उस पर भी बहुत ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। और उसके लिए शिक्षकों को भी प्रेरित किए जाने की आवश्यकता है कि उनका आचरण जो है वो इस प्रकार का हो कि उनकी आचरण ही बच्चों के लिए किताब हो, उससे ही वो बहुत सारी चीजें सीख सके। हमको इस प्रकार के बाहरी प्रयास ना करने पड़े, एक मेरा सुझाव भी है आपके लिए। इसके साथ जो बच्चों की शारीरिक मानसिक हेल्थ पर और जो बच्चों के मैथ्स और साइंस को आपने काफी सरल बना करके बच्चों को पढ़ाई इसमें जो अरुचि थी उसमें जो रुचि उत्पन्न करी, वो भी एक काफी अच्छा प्रयास आपकी संस्था के द्वारा किया गया है। इसके साथ जो मेमोरी के कार्यक्रम आप देशवाई के साथ आप करते हैं, वो भी जो वर्तमान में जो तकनीकियां विकसित हुई हैं बच्चों के शारीरिक मानसिक विकास के लिए, आपने उनका भी प्रयोग किया। तो ये निश्चित रूप से जो मिक्स मॉडल आपने बनाया है मध्य दर्शन का सहअस्तित्ववाद के आधार पर, वो उससे काफी सफलता मिलेगी। और मध्य दर्शन सहअस्तित्ववाद शोध पीठ में जो आपका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होती है, उसमें जो आपने एक एक्सपेरिमेंट किया है, उसके उस पे किस प्रकार से आगे हम बढ़ पाएंगे, उस पर हम आपके साथ चर्चा इसको करेंगे। और ये जो भी प्रयोग है, ये आने वाले समय में सभी के लिए आशा उत्पन्न करते हैं। तो मध्य दर्शन के कुछ शुद्ध बुद्ध मॉडल का भी प्रयोग चल रहा है, जहाँ केवल मध्य दर्शन के आधार पर कार्यक्रम है। उनके साथ इस प्रकार के मिक्स मॉडल की भी जरूरत है, क्योंकि जब तक मानव परंपरा जागृत नहीं होती, तब तक इस प्रकार के प्रयोग चलते ही रहेंगे। और ये जो मुनि इंटरनेशनल ने अभी पूरे विश्व भर में मध्य दर्शन को और इसके आधार पर जो भी कार्यक्रम को लाया है, उससे आने वाले समय में शिक्षा की दिशा में जरूर क्रांति होगी, इसका मुझे पूरा विश्वास है। इसी के साथ चूंकि समय बहुत हो गया है, तो हम सब बहुत आशा के साथ मध्य दर्शन सहअस्तित्ववाद के आधार पर पूरी मानव परंपरा की जागृति के प्रयास विद्यालयों और विश्वविद्यालयों के माध्यम से देख रहे हैं। हम सबके संकल्पित और समेकित प्रयासों से ही मानव जाति में सफलता आएगी, जो सहअस्तित्व का परम सिद्धांत है कि एक के द्वारा कुछ भी नहीं होता, सभी मिलकर के किसी बड़ी घटना को अंजाम देते हैं। इसी आशा और विश्वास के साथ आप सभी को नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, मैं रायपुर से गौरी बोल रही हूँ। बहुत ही सार्थक प्रयास हमारी सुनीता दीदी जी का और भैया जी ने, अशोक भैया जी ने जो रखा,
वाकई में बहुत अनुकरणीय है, बहुत ही जबरदस्त प्रस्तुति और बहुत ही सार्थक प्रयास। ये शायद शिक्षा को एक नई दिशा देगा। तो पाठक भैया जी, दीदी जी और ठाकुर भैया जी को बहुत-बहुत बधाई। धन्यवाद बहन। धन्यवाद गौरी बहन। अब मैं डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय की ओर से सबसे पहले मैं डॉक्टर अशोक ठाकुर जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने अपना कीमती समय निकाल के और एक विधिवत प्रस्तुति को प्रस्तुत किया। उनकी प्रस्तुति में बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो शिक्षा जगत में प्रयोग करने के लायक हैं और जिनका लोक व्यापीकरण होना चाहिए। मुझे लगता है कि मध्यस्थ दर्शन सह अस्तित्ववाद शोधपीठ और मुनि इंटरनेशनल दोनों मिलकर कोई एक ज्वाइंट प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं जो शायद आगे जाके इसके परिमार्जन में, इस प्रयोग के परिमार्जन में और सहायक हो सकता है। मैं सुनीता पाठक का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं जिन्होंने एक अच्छे विशेष व्याख्यान का आयोजन किया और यह क्रमशः धीरे धीरे शोधपीठ को शोध के क्षेत्र में प्रतिष्ठित करने की दिशा में अग्रणी बनाने में सहायक होगा। मैं अपने विश्वविद्यालय के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, आईटी टीम के जो लोग हैं, उन्होंने जो सहयोग प्रदान किया, मैं उनका भी आभार और धन्यवाद देना चाहता हूँ। शैब्या ने भी इसमें सहयोग किया है, तो शैब्या को का भी आभार। जितने लोग यहाँ पर शामिल हुए हैं जूम के माध्यम से, इसमें बहुत सारे जीवन विद्या परिवार के लोग भी हैं, कुछ मुनि इंटरनेशनल स्कूल से जुड़े हुए लोग भी हैं, कुछ शिक्षा से जुड़े हुए लोग भी हैं, बहुत सारे लोग यूट्यूब में भी इसको देख रहे हैं। तो मैं उन सभी लोगों का आभार व्यक्त करना चाहता हूं और हमारी माननीय कुलपति प्रोफेसर आशा शुक्ला जिन्होंने हमको इस कार्यक्रम करने की अनुमति प्रदान की थी, मैं उनका भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। फिर अगली कड़ी में पुनः मिलेंगे। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।